खबर है। मैं खुश आमदीद, मेरे साथ हैं आरमीन भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं हूँ शहीद काजी। नाज़रीन, कुछ खबरें फिर अपने पैनलिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। पाक फ़ौज में आज अहम तबादले हुए। इस हवाले से ISI के चीफ़ बदल गए और जो पुराने चीफ़ थे वो शावर कोर में चले गए। इस पे बात करेंगे। नैब कानून में तब्दीली की क्या असल वजूहत हैं और जो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़ीर कानून ने वो क्या थी, इस हवाले से गुफ्तगू होगी। मरीम नवाज़ साहिबा के बड़े खौफनाक मुतालबात हैं, इदारे खामोश हैं और वो उन्होंने बेशक वक्त 2000 पर जो है अपना हमला लॉन्च कर रखा है। जिस तरह से वो कसरत से कर रही हैं, इसका क्या कोई पॉलिटिकल इम्प्लिकेशन होंगी नहीं होगी। नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो डू मोर का मुतालबा क्या लेकर पाकिस्तान आ रही हैं। आई थिंक दे शुड डू मोर एंड जितना उन्होंने मलिक साहब और भट्टी साहब उन्होंने किया है उस हवाले से हम क्या बात करें। मगर भट्टी साहब, ये जो पाक फ़ौज में तबादले रूटीन मैटर है, ज़ाहिर है यानी काम तो चलता रहता है। देखिए, अक्टूबर में उमूमन ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती रहती हैं, इसमें कोई काबिल हैरत बात नहीं है। आर्मी चीफ़ का ये अख्तियार है कि मुख्तलिफ पोस्टिंगें करते रहें। उमूमन मार्च और ये अक्टूबर में होती हैं और इस महीने कुछ मज़ीद भी प्रमोशन होगी। लेकिन आज की इस पे बड़ी अहम चीज़ें हैं। 3 दिन पहले जो तब्दील हुए मोहतरम जनरल फैज़ साहब, जिनकी एक बड़ी कुर्बानी है, एक उन्होंने बड़ा टफ टाइम निकाला है, उन पर सोशल मीडिया पे अटैक किया जाता है एक साजिश के ज़रिए। एक साजिश के ज़रिए तैयार किया जाता है कि मुख्तलिफ ख़बरें चल रही थी, ये हो गया वो हो गया। फिर उसके बाद मरीम नवाज़ साहबा एक मुर्दा घोड़े को हाई कोर्ट में पेश करती हैं शौकत अजीज़ के साथ मंसूब करके कि इस आदमी ने मेरी हुकूमत गिराई, ये वो। इनके दबाव डालने का मकसद था कि फैज़ हमीद को कोई बेहतर पोस्टिंग ना मिले। हम ये क्योंकि इतलात के मुताबिक, खबरों के मुताबिक नवाज शरीफ फैमिली ने प्रेशर डाला है, मुफाहमत से कुछ नहीं मिल रहा, प्रेशर से इतना डराओ कि ये हमसे बात करने पर मजबूर हो जाए। लेकिन कोशिश इनकी नाकाम हो गई। आपको पता है अफगानिस्तान से अमेरिकन फौज के इनखला के बाद पेशावर बहुत अहम हो गया था। भट्टी साहब, मैं इस कोर में बहुत ज़्यादा मसरूफियत रहती है। ये तो आप यानी ये सबसे ऑपरेटिव कोर ही कह लें इसको तो। सबसे ये है कि दूसरों को तो थोड़ा सा टाइम होता है ना, इधर हर वक्त रद्दुल फसाद ये वो। तो अब हमारे साथ हैं जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा, अगर इजाज़त दीजिए। अगर थैंक यू फॉर योर टाइम जनरल साहब। कुछ तो मामलात रूटीन के होते हैं, मगर कुछ हमारी सियासत भी इस नहज पे चल निकली है कि हर चीज़ को पे हम ऐसे कमेंट करते हैं जो पहले रिवायत नहीं थी। एक तो ये बता दें कि ये रूटीन मैटर है और इसके अलावा जो पॉलिटिकल हवाले से बातें हो रही हैं उसको आप जनरल साहब कैसे देखते हैं और उनकी क्या कोई इम्प्लीकेशंस होंगी जनरल साहब? देखिए, एक चीज तो बड़ी वाज़ेह हमें होनी चाहिए कि जो भी पॉलिसीज बनती हैं फौज के अंदर, खासतौर पर फौज के लिहाज से, तो वो तो चीफ आर्मी स्टाफ इन पॉलिसीज को वज़ा करते हैं और अपने कोर कमांडर्स और जो पर्सनल स्टाफ ऑफिसर्स हैं उनकी मदद से, और जो बाकी जो ऑफिसर्स हैं उनके बाद उन पॉलिसीज को लेकर वो आगे चलते हैं। और इसी तरह DISI की हम जब बात करते हैं, DISI का तकर्रुर जरूर फौज से किया जाता है, लेकिन DISI को इंडिपेंडेंट ऑपरेटर नहीं है कि वो अपनी मर्जी से ज्वाइन कर सकें। वो भी हुकूमत के साथ मशवरा करके वज़ीर-ए-आज़म की इजाज़त के बगैर तैयार नहीं होते। आके उनको एक पॉलिसी दे दी जाती है, हर जो मुख्तलिफ मसाइल हैं जो ISI जिसमें इन्वॉल्व है, और फिर उन पॉलिसीज को आगे लेके चलना उन DISI की सवाबदीद पे होता है, कैसे वो लेके चलते हैं आगे। तो कहने का मकसद ये है कि ये कोई इनमें से एक तो इंडिपेंडेंट ऑपरेटर नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, पॉलिसी वज़ा करने वाला DISI नहीं, हुकूमत है, उसके बाद चीफ आर्मी स्टाफ की मदद से, दूसरी चीज की मदद से होता है। और तीसरी चीज ये है कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में एक रवायत बन गई है कि हम इंडिविजुअल्स को लेकर चल रहे हैं कि अगर जनरल फैज थे उन्होंने ये काम कर दिया, उसकी वजह से सब कुछ हो गया, और अगर जनरल नए चीफ आएंगे, ऐसे एक नए चीफ आएंगे तो उससे ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। पॉलिसीज बजे हैं, चल रही हैं, चलती रहेंगी। ये मामूल की पोस्टिंग हैं। आप ये समझ लीजिए कि जब आपके पूल ऑफ प्लेयर्स आपके पास मौजूद होता है और उसको आगे खिलाने के लिए जो टीम कैप्टन है वो अपनी मर्जी से जिसको समझता है वो किस स्लॉट में बेहतर खेल सकता है उसको वहां पे खिलाते हैं। ये जरूर होता है कि इस लेवल पर पहुंचने के बाद, लेफ्टिनेंट जनरल के लेवल पर पहुंचने के बाद कुछ ऑफिसर्स की एक खास फील्ड में एक्सपर्टीज हो जाती है, उनको वहां पर उनको इस्तेमाल बेहतर समझा जाता है। तो कोई पोस्ट भी नंबर 1 लेफ्टिनेंट जनरल की गैर अहम नहीं है। हर एक का काम है, बहुत काम है और इम्पोर्टेंट काम है। और दूसरा ये
ये पॉलिसीज वजह करने वाला DISI नहीं होगा, या जो पेशावर के कमांडर है वो नहीं होंगे, या जो कराची में नए चीफ कोर कमांडर जा रहे हैं वो नहीं होंगे। वो पॉलिसी वजह एक और तरीकाकार है, उसका मैंने आपको अच्छा जना साहब, मैं गुजारिश करूं, ये तो यकीनन मामूल है, कभी कभार इस तरह ट्रांसफ़र होती थी, मीडिया में डिस्कशन भी नहीं होती थी। एक दिन कबल मोहतरमा मरियम नवाज साहबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाती हैं और आज भी जो उन्होंने गुफ्तगू की उसे बयान करना शायद मुनासब नहीं है। आप क्या समझते हैं मरियम नवाज की क्या स्ट्रेटेजी है? वो किसको इनका नाम लेके उन्होंने बहुत ज़्यादा बातें की हैं जितनी कि शायद मुनासब नहीं होती। तो क्या उनका मकसद अदारों को डराना है या कोई और स्ट्रेटेजी हो सकती है इसके पस पर्दा? देखिए, आपके पास जब आप सियासी मैदान में खेल रहे हैं तो सियासी इश्यूज को आप ऐसे फील्ड में लेके आ जाते हैं जिसमें ना तो आपको समझ है ना ही उसके बारे में को आप जानते हैं, तो फिर वो वाज़ेह है कि वो तमाम मामला को गठबंध कर रहे हैं। इशू क्या है? इशू ये है कि खानदान को किसी एक वजह से हुकूमत अपना सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी। अब ये समझते हैं कि वो जो था ये किसी साजिश थी, उसको साजिश। आप ये बताइए कि आप छोड़ दीजिए, फैसले छोड़ दीजिए, आप खुद आके अगर आप बयान दे दें कि भाई ये जो हमारे जराए हैं ये हैं, वो जराए तो देने को तैयार नहीं है, जो बयान दे रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, तो फिर ये सिर्फ ये अपने ऊपर से जो गर्द पड़ी हुई है सब जराइम की, और जिस वजह से अब ये शायद इनको ये जरूरत हो गई है कि हमारे चूँकि अदलिया का निज़ाम ही ऐसा है, इन मोहतरमा को उन्होंने एक पता नहीं किस वजह से बेल दी हुई है, तो अब उसमें जब ये स्पेस ऐसी मिलती है तो अपने आप को अग्रेसिवली पोस्टरिंग करने के लिए ऐसी बात की जाती है। वरना अगर इनको है जलफैज ज़मीन से तो ये आके खुद सामने आके बयान दे कि जी हमने ये पनामा लीक्स में जो भी किया था, जो भी हमारे खिलाफ जो भी केस चल रहे थे। एक तो शौकत अजीज ही साहब की क्या नाम, शौकत सिद्दीकी साहब को खुद उन्होंने जुडिशल कमीशन में गए तो वो मुतमिन नहीं कर सके। उन्होंने कहा जी आप सिर्फ इल्जामत लगा रहे हैं, आपके पास सबूत कोई नहीं है। अगर जहां प्रॉपर फोरम था वहां नहीं सुनी गई तो क्या मरियम साहबा सिर्फ अपना कद बड़ा करने के लिए फैज हमीद पर इल्जामत लगाने की कोशिश कर रही हैं? जी, अपना कद तो क्या बड़ा होना है, कोशिश उनकी यही है कि आए दुनिया को, पाकिस्तान में खास तौर पर हमारी जो अवाम है, सादा लोग, वो नारों के पीछे चल पड़ते हैं कि जी हम हैं एक बड़ी क्या कहते हैं रेजिस्टेंस कर रहे हैं, जमहूरियत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, तगदाव कर रहे हैं। तो ये एक खास पोस्टिंग वो कर रहे हैं, उनके वालिद साहब भी ये बात करते रहते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये पोस्टिंग इनकी या तो हो ना मुसलसल हो, इसमें इनकी सियासत में, इनके बाकी जो किरदार है सियासी किरदार उसमें वो भी नहीं है। तो ये बातचीत वैसे अपने आप को किसी एक जगह पे प्लेस करके अपने आप को एक बहुत ज़्यादा एक इनकलाबी के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही हैं। वो मेरा ख्याल है कि हमारे अवाम शायद दुनिया समझती है इस चीज़ को कि ये सब कुछ मैं बयानबाजी की हद तक कैसे। अच्छा जल साहब, अभी भट्टी साहब कह रहे थे कि ये जो पेशावर कोर है, अब उसकी एक पहले तो हम इधर कोयटा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी कि वो, मगर यहाँ ये भी अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी अफगानिस्तान में तब्दीलियों की वजह से, और वहाँ पे खासा एक ऑपरेशनल सिलसिला चलता रहता है। तो इस पोस्टिंग को आप कैसे देखते हैं, कितनी अहम है? ये बहुत अहम है। पेशावर के कोर में ना सिर्फ ये कि उनकी अपनी कोर इन्वॉल्व है, बल्कि बाकी पाकिस्तान से भी फौज को वहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, मुख्तलिफ ऑपरेशन वहाँ पे चलते रहते हैं, इसलिए ये ऑपरेशनल फील्ड में ज़्यादा एक्टिव है ये कोर। और अब चूँकि अफगानिस्तान से मामला एक ख़ास जगह पे चल रहे हैं, तो वेस्टर्न बॉर्डर जो आप देख लेंगे, यहाँ पे हिकअप भी है, यहाँ मसाइल चलते रहते हैं। तो जनरल फैज साहब एक बड़ी अहम जगह से दूसरी अहम जगह पर जा रहे हैं। जिम्मेदारियाँ तो कम नहीं होती, बदल जाती हैं, और यहाँ पे शायद मेरा ख्याल है कि उनको और ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम उनको दिए जाएंगे, वो करेंगे इंशाल्लाह। जनरल साहब, मैं आपके एक्सपीरियंस से चाह रहा हूँ कि मीडिया के लिए कोई रहनुमाई मिल जाए, क्योंकि मीडिया में मैं 10-15 साल से देखता हूँ पाक फ़ौज के हवाले से DGIS ही बड़े डिस्कस होते हैं, उनका नाम सबको पता होता है, उनके करैक्टर पे बातें होती हैं। पाकिस्तान फ़ौज में तो लेफ्टिनेंट जनरल काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये मीडिया की मतलब रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है कि ये वाकई DGIS से इतने अहम होते हैं कि मीडिया में बहुत ज़्यादा उनको टाइम मिलता है। इस पर आप क्या कहते हैं? मेरा ख्याल है कि इनको डिस्कस होना ही नहीं चाहिए, मीडिया में तो ये बात होनी चाहिए ही नहीं है। कौन DGIS है, क्या कर रहा है, क्या उसकी जिम्मेदारियां हैं,
वो एक ख़ास मखसूस हालात में जो पॉलिसीज़ बनती हैं उनको आगे लेके चलना है, इम्प्लीमेंट करने का काम होता है। लेकिन बदकिस्मती से चूँकि पाकिस्तान में गुज़श्ता कई सालों से आप देख रहे हैं कि एक ख़ास तरीके से पाकिस्तान के हालात हैं, मखसूस हालात में DISI ज़्यादा नुमायाँ हो जाते हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि इनको किसी तरीके से फील्ड में मीडिया में ख़ास तौर पर इनके बारे में बहस करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड जनाब गुलाम मुस्तफ़ा साहब। भट्टी साहब, तो उन्होंने ये जो बात आप कर रहे थे कि एक ख़ास जो एक अहमियत बढ़ गई है इस वक्त जो पेशावर की कोर है वो उसमें और भी फ़ौज उसमें इन्वॉल्व होती है, तो इसमें मेरा सवाल आपसे ये है कि अब जनरल साहब का अगर कैरियर देखें, क्योंकि ये बड़े आजकल लाइमलाइट में है जनरल फैज़ हमीद, तो अब ये 1 साल बाद 4 सीनियर 3 जर्नलों में होंगे। देखिए, गुजारिश ये है कि आर्मी चीफ में ना एक हमेशा डिसिप्लिन के तहत पोस्टिंग की जाती है। जब भी आर्मी चीफ किसी की पोस्टिंग करते हैं, सेकंड लेफ्टिनेंट से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल तक उनकी तमाम चीज़ें देखी जाती हैं, किस किस चीज़ में इसकी एक्सपर्टी और इस शख्स को कहाँ कहलाना चाहता है। मुस्तफ़ा साहब ने भी वही कहा था। इनफैक्ट कुछ ज़िम्मेदार हरकत कहते हैं कि जब मोहतरम कमर जवेद बाजवा साहब अगले साल रिटायर्ड होंगे अक्टूबर में या गालिबा नवंबर में, तो जो चीफ जस्टिस आर्मी बनेंगे ना, उनमें जो कैंडिडेट हो सकते हैं उनमें जनरल फैज़ हमीद साहब का गालिबन 4था नंबर है। तो ये कंसिडर होंगे। अगर कोर ना किया हो, हमारी रवायत ये है कि आर्मी चीफ बनने के लिए कोर करना बहुत ज़रूरी है। माजी में नहीं हुआ, सिर्फ एक वो जनरल नवाज शरीफ ने जिनको किया था जिन कोर वालों को, अदरवाइज फिर ये कंसीडर एज ए जनरल बट की बात कर रहे हैं आर्मी चीफ होंगे। वो करना तो आर्मी चीफ साहब ने रिकमेंडेशन है या PM ने है, तो आइन और कानून तो PM करेंगे। ये कंसीडर होंगे उन 5-4 नामों में जिनको आर्मी चीफ पाकिस्तान का अगले साल 2000 भाई साहब, एक छोटी सी मैं इसमें एक एडिशन कर दूं कि पाकिस्तान का जो कानून है, आइन है, उसके तहत वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये इख्तियार हासिल है कि टॉप 10 जजेस में से, सॉरी जनरल टॉप 10 में से वो जिसको मर्जी आर्मी चीफ बना सकते हैं। ये लीगल है, चाहे वो नंबर 10 पे चले जाए, चाहे वो नंबर 1 पे चले जाए। अच्छा, ये आपका कानून इजाज़त, आपने बड़ा अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर ली। कुछ मैं बता दूं, जो नए आए हैं ISI के चीफ जनाब लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब हैं, इनको नया ये जो है, इससे पहले पंजाब रेजिमेंट की लाइट एंटी टैंक बटालियन में इन्होंने कमीशन हासिल किया था और इन्होंने कंबाइंड आर्म्स सेनेटर बरतानिया से भी ग्रेजुएशन की है और नदीम अंजुम साहब ने बरतानिया के रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज़ से भी ग्रेजुएशन की है। इन्होंने एशिया पैसिफिक सेंटर फॉर सिक्योरिटी और स्टडीज़ जो है होनोलुलु से भी डिग्री हासिल की है और किंग्स कॉलेज में भी बहुत इनकी एक भट्टी साहब एक लांग इनकी खिदमात हैं और ये है। मगर ये जो भट्टी साहब और अहम कर, लेकिन भट्टी साहब एक और जो बात है, एक ख़ास पस मंज़र है और पस मंज़र ये है कि ISI बहरहाल कोई एक उसका बड़ा प्रीमियर रोल रहा है यहाँ पे, कोल्ड वार में भी, अफ़गान वार में भी। तो एक वजह शायद ये भी है कि वो यहाँ उनको ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, या हम अपनी पॉलिटिकल फीलिंग्स की वजह से बिला वजह उसको ज़्यादा अहमियत देते हैं। देखिए, एक तरफ आपके भारत है जो दहशतगर्दी से बाज नहीं आता, कोई मौका जाने नहीं देता। पिछले 40 साल से तो अफगानिस्तान की सूरत हाल आपके सामने, बलोचिस्तान में ये जो करा रहे हैं, तो पाकिस्तान की ISI को इसीलिए दुनिया की नंबर 1 ISI कहते हैं, क्योंकि इनका काम ही होता है बैरूनी और अंदरूनी साजिशों पे नज़र रखना। अगर किसी को और कोई शिकायत है तो मेरा ख्याल है कि इसलिए ये अब डिस्कशन होने लग पड़ा है। इन्हें TV पे तो नहीं आना चाहिए, इनका रोल बढ़ता जा रहा है। किसी भी मुल्क में, क्या रा का, मुसाद का, उनकी अपनी इंटेलिजेंस अदारों के सरबराह नहीं है। इस हालात में आपने चलना है। मौजूदा के बारे में तो क्या अच्छा, लेकिन मेरा ख्याल है फैज़ हमीद साहब को भी जब लगाया गया था तो उनकी एक्सपर्टी की वजह से ही लगाया गया था। उधर ये तो नहीं होता कि नवाज शरीफ साहब का साहबजादा और यही वज़ीर होगा या वज़ीर आज़म होगा, बिलावल साहब का है या इमरान खान का है, या ख़ानदान के अंदर तो जो भी होगा आएगा लेफ्टिनेंट जनरल ही। वो ये नहीं हो सकता कि कोई नीचे से उठा के लगा दे, ये नामुमकिन है। आर्मी एक डिसिप्लिन फोर्स है, वरना उधर इस तरह मनमानियाँ चले ना जिस तरह सियासत में है, तो वो तो बंदा कहे जी मेरा पुत्र चीफ आर्मी बना दो। तो इनकी इसलिए अहमियत होती जा रही है कि हमारे साथ हमारा दुश्मन मुल्क मकार भारत है, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी से बाज नहीं आता। हमें ऐसी सीटों पर बड़े कॉम्पिटेंट, काबिल और एक्सपीरियंस लोग चाहिए होते हैं। दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर है, तो मेरा ख्याल है कि
मरियम साहिबा को जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं कल भी और आज भी, मलिक साहब मैं आपको खबर देने लगा जी प्लीज़। उन्हें ये 2000% यकीन था कि जनरल फैज़ हमीद साहब यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहे। अच्छा, उनके पास ये इन्फॉर्मेशन थी? मुझे 3 दिन पहले नून लीग ने कहा, मैंने कहा यार मैंने भी सुना है ये तो रूटीन के तबादले और अक्टूबर में अमूमन होते हैं, लेकिन ये 10 तक होंगे। उसने कहा नहीं 6 को होगा। मैं कल इस्लामाबाद था, कल भी मैंने 2-3 साहिब इल्म लोगों से कहा, वो कन्फर्म नहीं थे, लेकिन नून लीग के कुछ लोग कन्फर्म थे कि 6 तारीख को जनरल। एक अजीब सा सवाल आ रहा है मेरे जहन पे, आपकी खबर क्योंकि बड़ी एक्यूरेट निकल रही है उससे मेरे, तो ये जो इन्होंने कल परसों जो दरख्वास्त दी है सुप्रीम कोर्ट में, ये फिर इसका मतलब है इस इंफॉर्मेशन के साथ दी है? मेरी ये राय है, ये तो बड़ी राय है। आपने देखा होगा, मैं वही सवाल कर रहा हूं, ना सिर्फ पाकिस्तान का सोशल मीडिया शोर है बल्कि भारत में भी इसी पोस्टिंग को ज्यादा डिस्कस किया। एक बात और है, हमारा क्या इससे बड़ी साहब एक बात मैं तो वही कह रहा हूँ ना, सुप्रीम कोर्ट ये जो पोस्टिंग है ये अगर इंडिविजुअली हम देखें तो जनरल फैज़ हमीद साहब के करियर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि आपकी खबर जो अभी आपने दी है कि ये कोर के बाद ही कन्वेंशन ये है कि आप टॉप स्लॉट के लिए कंसिडर्ड होते हैं। तो ये बात तो पहले भी हो रही थी, घुमाने की जरूरत नहीं है। देखें 5, 6 या 7 जो सीनियर मोस्ट सब एक से एक बेहतर होते हैं। जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जो टॉप कंसीडर किए जाते हैं आर्मी चीफ के लिए, एक से एक बेहतर होता है। ये ना कि खुदा ना खास्ता तीसरा कर दिया तो 2 ठीक नहीं है। अब उस रिक्वायरमेंट पे आर्मी चीफ के लिए जनरल फैज़ हमीद साहब की कोर करना इन एवरी कंडीशन थी। ये आर्मी के साहिब इल्म लोग ज़्यादा कहते हैं कोर ना करने के बगैर आज तक किसी को चीफ नहीं बनाया गया। रवायत तो यही है। लेकिन मलिक साहब बात यह है कि ये जो 2 बातें हुई हैं आज, हमने देखा कि एक तो मरियम साहिबा ने सुप्रीम कोर्ट पर भी अटैक किया है, और दूसरा उन्होंने ये किया है कि इसको लंप किया है इसके साथ इसको शौकत सिद्दीकी साहब को। तो अपनी जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें उनका जी जो आप बातें कर रहे हैं इसके आपके पास सबूत ही नहीं है, तो आप उसके बाद उनकी वो जो पिटीशन थी वो फारग होगी, ख़त्म होगी। कुछ उन पे था मेरे ख्याल में कुछ मिसकंडक्ट का भी मामला था, वो बाहर से खिताब किया था। तो अब एक जो जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुकी है और उनकी बातों को ज़ाहिर रद्द कर चुकी है, तो उनको दोबारा से, और सुप्रीम कोर्ट रद्द कर चुकी है, और जिस तरह भट्टी साहब कह रहे हैं आप हाई कोर्ट में दोबारा ले आए हैं, तो ये क्या है? है तो सियासत, टू बी ऑनेस्ट विद यू, को एज सच को मुझे कोई नजर नहीं आ रेलेवेंस है। रेलेवेंस तो पॉलिटिकल है ना, सीधी बात है। आप देखें, आप एक केस बना रहे हैं अपने 2018 का इलेक्शन, आपको समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, मेरा ख्याल में इसमें खर्च नहीं है, अदालतें हमारी हैं। अच्छी बात है कि अगर किसी इस लेवल पे, क्योंकि मैं इस वक्त जनरल साहब फैज़ की बात नहीं कर रहा, मैं पासन के इदारों की बात कर रहा हूँ। अगर आपने किसी एक बंदे पे बात की तो वो एक इदारा है, वो तो मतलब वो कोई भी बंदा वहाँ पे आएगा वो उतनी वही बंदा होगा। तो मेरे ख्याल में ये बेहतर है कि अगर हमारी कोर्ट इस हवाले से कोई क्लियर कट एक डिसीजन करे और इसमें सुनवाई होनी चाहिए। एक बात मैं आपसे ज़रूर करूँगा, मरियम जो भी कर रही है अच्छा कर रही है गलत कर रही है, अगर वो अदालत में गई है एज ए सिटीजन उसका राइट है, अदालत उस पर फैसला करे। मैं इख्तलाफ करूँगा, केस है उन पर करप्शन पे अरबों रुपए खरबों रुपए का, कन्विक्ट है, मुजरम है, मुजरम। अगर इस किस्म की एविडेंस थी तो जब ट्रायल चल रहे थे उन्होंने ये क्यों नहीं पेश किया? ऊपर ये क्या नाम है, शौकत साहब, शौकत सिद्दीकी साहब जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे गए उधर ये कोई एक चीज साबित नहीं कहे, उन्होंने कहा जी आपके पास तो एविडेंस नहीं है, आप सिर्फ ये क्लेम साबित ही नहीं हुआ कह रहे हैं। ये सही उस चीज को जब आपका अदारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, उसके अलावा किसी के पास इख्तियार ही, उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी तो उसको रेफरेंस आप ऐसे कैसे? एक और बात, अगर आपको ये मसला था, कोई इस तरह का मसला था आपको, तो आप ये फरमाएं कि इलेक्शन कमीशन में जाएं जहां आपके अपने हैंड पिक बैठे हुए हैं, वहां तो आप गए नहीं, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट द फर्स्ट फोरम ना। आपने जब ट्रायल हो रहा था मलिक साहब नैब कोर्ट में, उधर दे देते एप्लीकेशन जी ये बंदा प्रेशराइज कर रहा है। अब 3 साल बाद वो बंदे का नाम आप ले रहे हैं जिसको उसी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने रिफ्यूज कर दिया जी आप सिर्फ इल्जाम। अच्छा नहीं है, एक सेकंड, ये अच्छा नहीं है अगर अदालत कह दे कि भी ठीक है अगर आपने ये इल्जाम लगाए तो साबित करें, आपसे साबित नहीं होगा तो अच्छा नहीं। मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है, आपकी अदालत क्लियर करे इसको, मतलब नहीं आप इस पे वो हर जाने का केस करें, वो भी लॉ है। ये उनका क्लेम ही नहीं है, वो कहती है दोनों को लाएं और इनसे हलफ लें,
मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मरियम मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मर्डर तो नहीं मैं ये कहूं कि जनाब आप भट्टी साहब काजी साहब मरीम मर्डर तो नहीं ना कर सकती। ये तो अदालत को प्रॉब्लम दी है तो एप्लीकेशन यार मुझे ब्रेक लेनी है भट्टी साहब मरीम के पास ताकत नहीं है को ऑर्डर करे। मुझे ब्रेक लेनी है। अब मैं अंकल जस्टिस कहां से लाऊं? असल मसला ये है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। तो मलिक साहब मेरे ये कहने का मकसद ये था कि आपकी जो यानी मैं शॉर्ट भी आपको सुनवाता हूँ, जो आपकी तारीख है वो तो कानून को मसख करने की है, अदालतों को बर्बाद करने की है, वीडियोज आपकी पड़ी हुई हैं, तो आप कैसे इंसाफ में आएंगे? बिल्कुल सही कहा हमने, बिल्कुल सही कहा, मगर आप तारीख में रहते नहीं, आप आज भी तो रहते हैं ना। हाँ आज में भी रहते हैं, तो आज भी फिर यही हो रहा होगा। ये जरा सुनिए क्या कह रही हैं। जब मैं JIT के सामने पेश हुई, सब JIT को जो ड्राइव कर रहा था वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर था ISI का, और पीछे से साहब कर रहे थे। इमरान खान साहब ने अंपायर को साथ मिलाकर मुंतखब हुकूमत को गिराया, उसके खिलाफ साजिश की। आज तक वो अंपायर को साथ मिला के खेलते हैं और उस अंपायर का नाम है को गटेरे में खड़ा करें, उनसे पूछें, उनसे हल्फ लें कि वो कहें कि मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि मेरे खिलाफ ये इल्जामात झूठ हैं, और अगर झूठ होते तो बहुत पहले तरदीद आ चुकी होती। बड़ी साहब मेरा आपसे सवाल है, ये अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कह रही थी कि मेरे पास कोई पैसे नहीं, और बाद में आके दूसरी टीवी पे अपना झूठ खुद ही साबित कर दिया। एंड शी इज आस्किंग फॉर अ हाई मॉरल बिलोंग टू अदर पीपल। मैं सिर्फ इन्हीं पे रहता हूँ आज। इनके वालिद हाजिर। एक मिनट रोकना आप। नवाज शरीफ अपने बच्चों पर और कुरान पर हाथ रख के कह दे किसी ठेके से किक बैक नहीं ली। मैं कह रहा हूँ कबे मरियम नवाज कुरान पे यार लोगों पूछ दियो तो। काजी साहब देखें, इल्जाम तो मेरे पे भी लग सकता है, हाँ जिस पे भी लग सकता है, मगर आप अलग उठा लेंगे कि नहीं किया? नाउज़ बिल्लाह कि मैं झूठा, ये एविडेंस एक नहीं दे रही। हाँ। मुलजम भी उन्हें बना रही है, कह रही है कसम भी वो खाएं। मेरे से एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर सवाल जवाब कर रहा था, उसको दे रहा था। एक तफ्तीशी अफसर है, उसका काम ही सवाल करना है, उसका सवाल ना करेगा तो फाइंडिंग कैसे देगा? मेरी नज़र में जो नवाज शरीफ ने 1-1.5 महीना पहले लंदन में प्लानिंग की है, जिनमें आपके कुछ सहाफ़ी भी शामिल हैं, वो मेरे क्यों है बड़ी साहब? वैसे आप चलो मेरे भी हैं, हमारे कुलीग तो हैं ना, और भी अटैक होंगे अहम तरीन शख्सियात पर। ये जानबूझ के कहा गया है। 3 साल वो रहे हैं, आज तक खुल के नाम नहीं लिया। पहले आप चीफ का भी रिजाइन मांगते थे, इनका भी मांगते थे, अब आपको इतनी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन किसने दी है तो मैं उसको सलूट करता हूँ। हम सब साफ़ी हैं, हम भी इस खबर की तलाश में रहे। कल मैं मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में था, वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह वेल इन्फॉर्मेशन है उनकी, पेनिट्रेशन है। फवाद साहब भी थे, हम नहीं पहुँच सके। लेकिन अब भाई तू सबूत देख। अदालतों में जब आप जाते हैं, कानून के पास जाते हैं, अदालतों में जाते हैं तो सबूत देते हैं, कस्मों पे फैसले नहीं होते। मुझे बता दें, ये बताएं, ये जी बात है, कसम ये पंचायत लगी है। ये कसम दे दें कि इनके वालिद साहब सफर करने के काबिल नहीं है, और वो नहीं आ रहे, और इनके जो ISI वही तौर पे कहते हैं उनसे पैसे नहीं लिए थे। उसामा बिन लादेन से पैसे नहीं लिए थे। 85 का इलेक्शन फेयर था। इनको जो कादी साहब, आप इनकी कसम पे मैं क्यों यकीन करूं? उधर उस वक्त के DGI का बयान है, एफिडेविट है, तो इल्जाम आप लगा रही हैं, एक एविडेंस नहीं है। और जिस बंदे की एविडेंस आप कह रही है, मैं हलफ दे के बयान देता हूँ। जनरल हमीद गुल ने मुझे बताया, पर्सनली मेरा प्रोग्राम देखते और सुबह फ़ोन कर देते थे, मुझे उस मीटिंग का हाल बताया जिसमें उनको इन्फॉर्म किया गया था, और उसमें बड़े मियाँ साहब मरहूम अल्लाह उन्हें गरीब के रहमत करे कि आप हुक्मरान है यहाँ के। उन्होंने एक और बात भी की थी और कहीं लिखी भी थी कि यार ये जो कारोबार है इसको ख़त्म कर दें। मैं खुदा की कसम कह रहा हूँ। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ये कारोबार का कोई ट्रस्ट बना दें। तो बड़े मियाँ साहब ने कहा था लो साड़ी दबारी होना है। मैं वर्बैटम उस मरहूम को अल्लाह ताला उनको भी जन्नत नसीब करे। तो लोगों को लालच मंगते फिरते मलिक से बड़नक साहब मेरे लिए ऐसी एक बहस कर रहे हैं जो प्रूवन है। मेरा तो ईमान है कि इस पॉलिटिकल सिस्टम में अगर आप लूटमार नहीं करते, आप जिंदा ही नहीं रह सकते। आपने वोट से चलना नहीं, आपने हर काम खरीदो फरोख्त से करना है। और ये बात करो ना, मोहम्मद जुबैर साहब हलफ देंगे। नहीं, मैं बात कर रहे हैं ना। आप ज़ियाउल हक के बाद जो पाकिस्तान है, मुझे एक बंदा दिखा दें जो प्रिंसिपल यहाँ पे उठा है, कोई एक पॉलिटिकल। यार अब तो अंडर डिस्कशन ये है ना, हलफ देना। पॉइंट ये है, हम डिस्कस के कर रहे हैं। मरियम जज है, मरियम जो झूठ बोले सच बोले ये तो जज का काम है फैसला करे। मरियम जो मर्जी वहां पे गलत तो क्या आप क्या अदालत को डिक्टेट कर सकते हैं कि आप सारे प्रोसीजर छोड़ के तो काजी सईद से ये करें और इससे ये करें? शी इज अ जज।
वो जो मर्जी के, वो तो जज ने फैसला करना है। इसमें फिक्र वाली कौन सी बात है? आप थोड़ा, मैं इसमें फिक्र वाली कौन सी बात है? मैं तो कोई दो राय नहीं जज ने, मैं तो मरियम के बयान पे डिस्कस कर रहा हूँ ना। मैं अपने आपको एक्सपोज कर रहे हैं ना। मैं 2 मिनट ठहर देना, जज का फैसला ना मैंने करना। वो कहती हैं जी वो हलफ आके उससे ले, क्यों भाई? क्या ये आर्गुमेंट ये होता है कि ये सबूत है, ये इसने फलान जगह पैसे लिए हैं, ये इसकी ब्लैक मनी है, ये सही है। देखिए मैं जज ने फैसला, लेकिन ये जो कह रही है कि उनको बुला के हलफ लें, क्या ये हलफ देंगे कि ये जियाउल हक की गोद से नून लीग का जन्म नहीं हुआ? नहीं, ये हलफ दिलवा देंगे आप इनसे, हालांकि मैं फिर भी नहीं मानूंगा। नहीं, ये हलफ दे दें, ये 25 अरब रुपए वाकई आपकी जेब में दूसरी बात कादी साहब, यार कितने होते हो? दूसरी बात की पल्ले का कादी साहब, दूसरी बात कुरान पाक पढ़ के अमल करने के लिए, उठाने के लिए नहीं है। मैं इनसे 1001 सवाल कर सकता हूँ जिनका ये हलफ पे भी नहीं जवाब दे सकते, लेकिन हम इस स्टेज पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन जिस तरह अदारों को डैमेज करने की पसे पर्दा पॉलिसियाँ हैं, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। ना इंसाफी इनके किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। कुछ इन्होंने अदलिया के हवाले से भी कहा यार जरा बीप शीप लगा के सुना दें हमें। जब इस किस्म के अदलिया के ऊपर वार होते हैं तो आज आप देखें साहब तो नजर नहीं आते, लेकिन साकिब निसार साहब पूरी दुनिया के लिए आज इबरत का निशान है। वो आज पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जा सकते। क्यों जी? वो पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जा सकते? अच्छा, मलक कयूम साहब चले जाते हैं। अच्छा गाल सुन लेना यार, नहीं मलक साहब थोड़ा जा फिर छेड़ दे दो। मैं साकिब निसार साहब से खुद मिल के आया हूँ। हाँ जी, और हम एक जगह भी गए। अच्छा, ये दूसरी बात कहते हैं पब्लिक प्लेस पे नहीं जा सकते। वो कितना बदनसीब इंसान होगा, कितना, जो 3 दफा वजीर आजम रहा हो, खरबों रुपया उसके पास हो, खरबों रुपया, और अपनी वतन में ना आ सके, अपने मुल्क में ना रह सके, अजीजों के जनाजों पे ना आ सके। काजी साहब नहीं, अब इसको मलक साहब थोड़ा साकिब निसार को ये कह रही हैं, उनका कसूर है, उन्होंने 100 मोटो लिए। इधर तो अब ना इंसाफी के खिलाफ 100 मोटो भी कोई नहीं लेता। आपको पता है कहाँ कहाँ मैं धक्के खा के आ चुका हूँ। सही कह रहे हैं। इंसाफ लेना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है पाकिस्तान में। साकिब निसार साहब से ये कह रही है, गार्डन टाउन में रहते हैं अभी मैं आपको उनके घर ले जाता हूँ, लेकिन अपने वालिद से ये सवाल नहीं करती कि आप 3 दफा मुल्क के वजीर आजम रहे हो, आप अपने मुल्क की जगह पे नहीं आ सकते। नहीं भट्टी साहब, आपसे को मैं टेंशन डालूंगा। आपने अभी एक फिक्रा था कि इस मुल्क में आप इंसाफ नहीं ले सकते, तो नवाज शरीफ को पता है वो लंदन चला गया। इसका ये जवाब है, आगे आप बोल रहे हैं। नहीं, अब मैं जवाब देता हूँ ना, आप खुद मान लिया कि यहाँ इंसाफ नहीं, तो नवाज शरीफ पागल है यहाँ पे। मैं आपकी बात थोड़ी सी किसी को दे दिया करे, मैं आपकी बात में बदलना, चलें आप बोल रहे हैं। इसके वालिद 3 दफा वजीर आजम रहे, इन्होंने निजाम बनाना था, मैंने नहीं बनाना। उनको पता ये निजाम नहीं है। सवाल कर सकता हूँ लेकिन मैं कानून नहीं बना सकता। आपसे समझदार है, उनको पता है हम नहीं चल सकते, सीधी बात है। 3 इक़्तिदारों में डकैतियां और माल बनाने की बजाय इदारे खड़े किए होते तो खजल ना हो रहे होते। अगर किक बैकों पे ना चलते और 25 बिलियन जेब में डाल के ये ना कहते खबरें कौन जेब में पा गया है, तो ये हालात ना होते, मलक कयूम ना क्रिएट किए होते, जजों को ब्राइब ना किया होता, तो ये मुल्क बड़ा अच्छा होता। मलक साहब तो मरियम साहबा सुना बहुत ज्यादा फैन है। मैं मुझे 2-3 लोगों ने नहीं सुन लेना, उन्होंने अपने जो किचन कैबिनेट के सहाफी थे ना, जो बकायदा वो हैं, उन्होंने बुलाया, आपकी तारीफ भी की। उन्हें कहें कि आपने फैज साहब पे इल्ज़ाम लगाए, आपका हक है। थोड़ा सा अगर आप मुनासिब समझे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था उन पे भी लान तान डाल दे, जिन्होंने खूबसूरत बात को फोन किया था कि वो बेनजीर को सजा दो, वो भी जिक्र कर दे। क्या ख्याल हमारे भट्टी साहब, देखिए हम सब का एक चीज पे, तीनों का हमारा हमेशा कंसेंसस है, अगर इत्तेसाब हो तो बिला इत्तेसाब। अगर हमने क्या कि अगर आज आपने मुझे कोई बात, देखिए वो बड़ी हज़रत ईसा वाली बात है ना, जब उन्होंने कहा पत्थर वो उठा ले जो खुद साफ है, तो सारे लोगों को शर्म आ गई ना। तो जो सच्चाई है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान तभी हील होगा अगर हम अपनी गलतियां शर्म आ जाए। तो आज तो पत्थर मरियम ने उठाया है। हम तो ये कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपके साथ बैठा होता, जहाँ किले में हमें जूतियां पड़ रही थी और ये पढ़वाने वाले थे। मुझे अपना किरदार पता है आपको, जहाँ पे जो है 17 साल बच्चा जो है उसको फांसी लग रही थी। मैं काजी साहब और आप हम कहते हैं कि मरियम साहब के साथ भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी के पे रोल पे नहीं है। भट्टी साहब, मैंने एहसन इकबाल का सार सुनवाना है, लेकिन इससे पहले एक बात बताऊं, मैं नाम नहीं शख्सियत कर लेता। मुझे एक साहब मिले, नैब में अरेस्टेड थे, तो उन्होंने गिला किया कि आप
की ख्वाहिशें पूरी हो गई, शायद हमारी क्या ख्वाहिश होनी है। तो मैंने क्या, जब उन्हें कहा कि मेरी दुआ है कि अल्लाह आपके साथ इंसाफ करे, तो मैंने उन्हें कांपते हुए देखा, एंतरा निकल गया उन्होंने, अल्लाह इंसाफ करे तो खबरें कितने हो। चलो मैं भी दुआ करता हूँ या अल्लाह शरीफ फैमिली के साथ तू इंसाफ कर, क्योंकि तू गैब का इल्म जानता है। अच्छा, ऐसा इकबाल साहब का शॉट सुनते हैं। मैं वजीर आजम इमरान खान साहब को कहूंगा, जो घड़ी चोरी कर चुके हैं और बेच चुके हैं, वो उन्होंने अपनी घड़ी नहीं बेची, पाकिस्तानी कौम का वकार बेचा है, पाकिस्तान और उस दोस्त मुल्क की दोस्ती को बेचा है। इतनी बड़ी बेइज्जती ये कौम माफ नहीं कर सकती। अब घड़ी पे तो इमरान खान बताएंगे, मगर मुझे बताएं, इन्होंने 2 कंपनियां इमरान खान की निकाली थी, 2 दिन पहले बयान दी थे, सॉरी कर लें। घड़ी का इमरान खान साहब बताएं, आप जवाब दें। हम आपसे काजी साहब मैं माफी चाहता हूँ, मैं अगर आप थोड़ा सा जोशे खिताबत, ये कौन सी, मैंने किस घड़ी की बात करें, किसने बेची, क्या मतलब, मैं समझा नहीं। इमरान खान साहब ने कोई घड़ी उनको एक मुबैना तौर पर किसी दूसरे किसी मुल्क के डिग्नेटरी ने या जो भी थे उन्होंने दी, सरबराह ने दी या किसी ने दी, किसी अरब मुमालिक। ये खबर सच्ची सही है, खबर कहाँ आई है ये खबर? मैंने फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए देखे, अगर मुझे इसकी खबर पे यकीन होगा मैं खुल के बात करूंगा। ये किसने, सोशल मीडिया पे खबर आई थी भट्टी साहब, और उसके बाद इसकी कोई वैलिडेशन नहीं आई। सोशल मीडिया पे एक मुस्लिम लीग नून का वाइस प्रेसिडेंट बात कर रहा है तो मुझे दुख हो रहा है। सोशल मीडिया में तो ना मुनासिब ऐसे अल्फाज आते हैं। भट्टी साहब, आपने 200% सही बात की है। अब फिर हम न्यूट्रल बात करेंगे। आपके वज़ीर आज़म से कहा गया कि आप जो तोशा खाना जो आपको तोहफ़ बाहर से मिलते हैं, आप वो आपको इमरान खान को नहीं मिलते, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मिलते हैं। आप इस बात से एग्री करते हैं? उसका काम है उसको डिक्लेयर करे, बताए। 100%। अब मेरा सिंपल सा सवाल है, मैं नहीं कह रहा एहसन से सच बोल रहा है, मेरा सवाल ये कि जब वज़ीर आज़म ने कहा मैं नहीं बताऊंगा, तो फिर आपने गन डाल दिया ना। इसका मुझे जवाब 2 मिनट ठहर जाना। मैं आपने कहा हम नहीं बताएंगे। मलक साहब, आप एक जिद ना किया करो। अर्ज ये है कि आपने कहा उन्हें लेना चाहिए इमरान खान वाहिद आदमी जिसको सबसे पहले देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पाक साफी का सबसे ज्यादा दावे की। अल्लाह आपका भला करे। अगर मैं नवाज शरीफ ने नहीं भी दिए, इन्हें तब भी देने चाहिए। यही लेकिन ये इल्जाम जो घड़ी का लगा रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती घड़ी किसने दी, कहाँ बेची, इसके एविडेंस का। उसका बिल्कुल सिंपल मैं कह रहा हूं कि इमरान खान साहब अगर नवाज शरीफ नहीं भी देते ना, उसका जवाब मेरे से ले लेना। पाक साहब का ज्यादा मैं एहसन का स्पोक्समैन नहीं, मैं इमरान खान साहब का भी स्पोक्समैन नहीं हूं। मेरा सुन लेना, अगर इमरान खान बताया भी ये मैं इस तरीके वज़ीर बना, ये मैंने चीजें ली हैं, तुमने झूठ बोला। देखो कादी साहब, सीधी सी मलक साहब की इस बात, अगर इमरान खान ले जाए खाने का जवाब तफसीलात नहीं देते तो फिर सवाल उठेंगे। तो फिर हम देखें, अगर वो ये इसका जवाब नहीं देते तो फिर हम कभी हमें जिक्र नहीं करना चाहिए कि जनाब उन्होंने गाड़ियां रख ली थी या उन्होंने हार जो है बेगम को दे दिया था गिलानी साहब ने। हमें फिर ये बात खत्म कर देनी। सब गलत देखें, गलत काम दूसरे के लिए भी है, मेरे लिए भी है। मुझे दुख ये होता है जो करप्शन की दलदल में धंसा हुआ है वो इंसाफ की बातें करता है, मुझे दुख उस बात का होता है। चोर ने तो चोरी करनी है। अच्छा भट्टी साहब, मुझे एक अंदर की खबर बताएं आप। पहले मुझे बताएं ये वाकई घड़ी किसी ने बेची है? क्योंकि मैं तो पंजाब की एक शख्सियत को जानता हूं, मेरे एक यार ने घड़ी दी, वो मिलने गया, वो घड़ी थी तकरीबन कोई 30-35 लाख की, पर उसने हर वापस नहीं की। जमाना सस्ता जमाना था, मुझे याद है। अभी का जमाना है। आप जो जमाना की बात कर रहे हैं वो तो करोड़ों की घड़ियां लेते थे। आज पंजाब का असल में ये जो मेरे यार नहीं दी जाए, बड़ा गरीब आदमी है, 35 करोड़ की घड़ी ले ली उसने। अरे 35 लाख की, वो तो नवाज शरीफ सब सुना घड़ियां पसंद करते थे। ये घड़ी भी कह रहे हैं, ये जो खबर नहीं, उस बेचारे की तो 500 घड़ी की वाली लिमिट नहीं है, उसने तो और भी बड़ी खबरें हैं, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं कि अल्लाह हमें मौका दे। आपसे ये को 20-30 घड़ियां बेच के हम पाकिस्तान का कर्जा न उतार दें? नहीं, इतना घड़ियां सिर्फ उनको मिलती हैं जिन्होंने आगे 10 गलत काम करने होते हैं आपके। मुझे घड़ी हमारे कौन चूज? अच्छा, साढ़े तो हमेशा भैड़ी घड़ी रही, थानू कितनी घड़ियां इनाम मिली? साड़ी घड़ी आई सब आपको कितनी घड़ियां इनाम मिली है? सर वो एक मॉडल टाउन का रहने वाला है, उसने पंजाब की अहम तरीन को घड़ी दी, और साथ में उसका एक अजीज जा रहा था, 50 लाख के डॉलर दिए जा उसको को के शॉपिंग कर ले। शॉपिंग मुझे नहीं पता, मैंने किसी का कह रहा, मैं कोई 1803 की बात कर रहा हूँ। मैं गरीब आदमी से बात की घड़ियों की, कहता घड़ियां ही चंगी जड़ियां सो के लंघ जा। देखो गरीब आदमी की ये घड़ियां बस। एक घड़े की एहलिया भी होती है घड़ी, हमें तो वो भी किसी ने नहीं दी। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं इसके कानून पे जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उस हवाले से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक।
जनाब मलिक साहब ये बताएं कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने कहा जनाब हमारा जो हमारे बिजनेस करने वाले लोग हैं और ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं वो कुछ इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे, इसलिए हम कुछ तब्दीलियाँ नैब में लेके आ रहे हैं। और साथ उन्होंने कहा कि हम इदारों की इज़्ज़त भी फरमाते हैं और दूसरा हम कंसल्टेशन भी करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है? मैं आपको मतलब एक अंदर की बात बताना चाह रहा हूँ, मैं ये कोई करप्शन के हक में नहीं बात कर रहा। यहाँ पे अब बहस ये चली है हमारी हुकूमत के दौरान कि पाकिस्तानी जो देखें यहाँ पे शोर बड़ा है, 700 बंदे का नाम आया पंडोरा में और 400 का नाम आया था पनामा में। हमारी आदत है हम पॉलिटिशियन पे चढ़ जाते हैं, रिटायर्ड सरकारी ऑफिसर पे चढ़ जाते हैं, इसमें मेजॉरिटी आपकी बिजनेस पीपल है। सवाल ये है कि वो अपने मुल्क में पैसा क्यों नहीं रखते। और वो जो मैंने पिछली दफ़ा भी आपको बताया था $6 बिलियन अब भी बन रहा है और $6 बिलियन के लिए जो हमारा मैं लास्ट एक फिक्र दे दूँ ना, जो हमारा हाल होता है अब सबको पता है। तो अब थोड़ा सा कहीं पर ये मैं फिर करप्शन के हक में बात नहीं कर रहा, हुकूमत को ये रियलाइज़ हुआ है कि कम अज़ कम अपने बिजनेसमैन को कॉन्फिडेंस दो कि तुम यहाँ कमाओ, यहाँ पैसा रखो। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। अब आपके पास अंदर की क्या खबर? इसीलिए उसको नैब से बचा रहे हैं, इसीलिए उसको नैब से दूर कर रहे हैं। सुन ले, मैं कह रहा हूँ हुकूमत ने करप्ट लोगों को NRO दे दिया। मैं कह रहा हूँ हुकूमत ने करप्ट लोगों को NRO दे दिया। मैं कह रहा हूँ बाहोशो हवास हुकूमत ने करप्ट लोगों को NRO दे दिया। आपने बिजली का मीटर लगवाना है तो सरकारी मुलाजमत से वास्ता पड़ेगा, लाइसेंस बनवाना है तो उससे पड़ेगा, आपको इनकम टैक्स आया तो सरकारी अफसरों से पड़ेगा, आपने कोई इक्विपमेंट बाहर से बनाया तो कस्टम वालों से पड़ेगा। दुनिया में कोई ऐसी करप्शन हो नहीं सकती जो सरकारी अफसर साथ ना मिला हो। मैं चैलेंज दे रहा हूं, मुझे वो साबित करे। अगर ब्यूरोक्रेसी को आपने क्लियर कर दिया तो आप किसी को भी कैसे पकड़ेंगे? मैंने 50 लाख टैक्स चोरी किया, इनकम टैक्स वाले ने मुझे फ्री हैंड या आपने ठेका लिया और उसमें पूरे पैसे नहीं लगाए, मेरी कनाइवेंस के साथ मैं ब्यूरोक्रेट हूं तो खा लिए तो अच्छा, मैं यही कह रहा हूं ना, दुनिया में वो ठेके की, ये खुद ही कहते हैं ना ठेकेदारों को कमीशन देते हैं, LPG की कमीशन दी गई, वो सारे सरकारी अफसरों ने फाइलें पास की ना। NRO मोहतरम हुकूमत ने दे दिया है, करप्ट माफिया को सिलेंडर कर दिया है। दुनिया में कोई ऐसी करप्शन मुझे साबित कर दे। आपको इनकम टैक्स सरकारी अफसरों ने भेजना है, आपने बाहर जाना है, कस्टम की ड्यूटी उसने लगानी है। मैं एक शख्स को जानता हूँ, काजी साहब सर 3 सेकंड लूंगा। मलक साहब उस इक्विपमेंट में 1 करोड़ रुपया ड्यूटी लग रही थी, उसने कस्टम वाले से डील की, 10 लाख उसको दिया, कस्टम वाले को 10 लाख सिर्फ ड्यूटी लगाई। एक बंदे ने हुकूमत पाकिस्तान के 90 लाख रुपए चोरी कर लिए। तो यार आप क्या कर रहे हो? आप करप्शन लीगल क्यों नहीं कर देते? मुझे बताएं ना। वैसे आपस की गल है, अमली तौर पर है। बड़ी साहब थोड़ी सी गुजारिश, वो जो 90 लाख है ना, वो गरीब से आप बिजली के मीटर से ले रहे हैं, जबरन ले रहे हैं। अच्छा, गैस से ले रहे हैं, उससे नहीं ले रहे, वो आपसे मैं अभी पिछले दिनों LDA गया था, मेरे पे तो उन्होंने मेहरबानी की। 16 घर है 5-5 मरले के, 16 घर, वो 70 साल से रह रहे हैं। कह रहे हमने कैंसिल कर दिए। एक कैंसर के बंदे से 5 लाख रुपया लिया है, कैंसर के पेशेंट से। वो खुदा रसूल का वास्ता है, वो क्या जुल्म कर रहे हो कि ब्यूरोक्रेसी को नहीं पूछ रहा। ब्यूरोक्रेसी बहुत ईमानदार भी है, अच्छे लोग भी हैं। यार ये कैसे है कि सरकारी अफसर करप्शन ले तो जायज़ है, अगर आम बंदा ले तो नहीं। आपको पता है आप सड़क पे, काजी साहब तवज्जो चाहिए आपकी, आम रेडी नहीं लगा सकते जब तक कारपोरेशन को पैसे ना दो। बटी साहब सिंपली बताएं आपके एक्सपीरियंस से, ब्यूरोक्रेसी को शामिल किए बगैर आप करप्शन नहीं कर सकते? मुमकिन ही नहीं है। नामुमकिन। मेरे से शर्त लगा लें, एक ठेका है 45% इसकी कमीशन जाती है, MNA लेता 10 से 15%। ये नहीं कि कुछ नहीं भी लेते होंगे, एक्सियन अलग लेता है। इरीगेशन का एक एक्सियन जिसकी एंटी करप्शन में 5 इंक्वायरियां नैब में चल रही हैं और अब भी वो कम से कम 1.5-2 करोड़ रुपया महीना कमा रहा है। वो किसमें कमा रहा है? ठेका दिया, मिट्टी डाली, बारिश हुई, मिट्टी डाली नहीं, कहा जी बारिश, बाल सफाई सबको पता है इस तरह के बाल सफाई नहीं। बटी साहब ये कमीशन, इससे बड़ा खजाना सफाई, बाल सफाई नहीं। अच्छा, मैंने पैसा बाहर अटैची भर के ले जाना है, 1 अरब रुपया या 2 करोड़ रुपया, मुझे कस्टम पे किसने रोकना है? एयरपोर्ट पे किसने रोका? सरकारी सिस्टम। तो अगर आपने उनको नहीं पूछना, फिर तो मैं ले जाऊंगा, 10 लाख उसको दूंगा। यार आप ये कहें साहब, ये तो नाइंसाफी ना हो। ये तो छोटी रकमें हैं। आपने एक दफा मुझे बताया था कि एक बंदे को यहाँ पे PIA पे चढ़ाने के 16-16 लाख होते थे। मैं साबित करूंगा, ना साबित कर सकूंगा तो जूते खाऊंगा। PC पासपोर्ट पे भेजते थे, FIA पैसे लेती थी,
साथ जो उन्होंने बोर्डिंग कार्ड देना था वो भी फंसे होते थे। उस वजह से तस्वीर उसी वजह से पाकिस्तान को कई मुल्कों में ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। PIA का बेड़ा गर्क किसी तरह हुआ, जुर्माना हुआ। तो आप कह रहे हैं सर यार कितना बड़ा है। हमें से ज्यादा अमीर आज ये बैंक गए हैं, इनको भी आज एक स्टोरी मुझे बता रहे थे। अच्छा वो ही बता दे, सिर्फ छोड़ देना। मलिक साहब मैं एक जगह अपना मुंह ढांप के हाजिर हुआ कि मुझे एक चाहिए था, क्या कहते हैं, स्टाम्प। जी हाँ, 1200 रुपए का स्टाम्प चाहिए था। मैं 2 हफ्ते पहले गया तो उन्होंने कहा जी कि नहीं है जी, मशीन ख़राब है जी। अच्छा जी, मैं 2-4 दिन बाद दोबारा गया, आज फिर मशीन ख़राब। आज की बात। तो फिर मैंने वो उतारा, कुछ भट्टी साहब को पहचानते थे, कुछ आपको पहचानते थे, आपके वाले से मुझे भी पहचान गए। तो उन्होंने आदमी तो कार्रवाई डालनी शुरू कर दी। अच्छा नहीं, अच्छा आप पैसे दे जाएं, मैं अभी आपको फ़ोन कर देता हूँ। वहाँ 5-7 बंदे मेरे साथ, या 2-4 बंदे जो आम शहरी ऑलरेडी खजल हो रहे थे। अच्छा अब मुझे नहीं पता, दरोग बरगर्दने रावी, मैं कल तो नहीं गया, आज गया। आज उन्होंने बड़ी मोहब्बत से मुझे वो स्टाम्प दे दिया। मगर आज जब मैं इमरान याकूब साहब के कमरे में बैठा था तो मैंने कहा यार ये एक स्टाम्प जो के लिए मुझे 2 हफ्ते इंतज़ार करना पड़ा। वहाँ एक नौजवान बैठा था, उन्होंने कहा भाईजान आपको 1200 का मिला था, हाँ हम 2-2 का लेते हैं। ये मैं आज की बात कर रहा हूँ, और मैं चले बैंक का पता ही जहाँ काजी साहब मुझे अपना अभी जाए वो क्या होता है रहने का डोमिसाइल, वो पैसे दे के बगैर लेके दिखाए। मुझे बापडा का मीटर बगैर पैसे दे के लिखाए। चले मैं डी ट्रैक हो गया था। एक मैंने आपको सुनाना है, फिर खबर मारी रह जाएगी। फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं मशावरत पे, जो हमें नैब पे करनी है ताकि हमें स्टाम्प ठीक मिल सके, मगर वो क्या होगा जरा दिखाइएगा। अपॉइंटमेंट करेंगे चेयरमैन नैब की सदर पाकिस्तान इन कंसल्टेशन विद लीडर्स ऑफ द हाउस एंड ऑपोजिशन ऑफ द नेशनल असेंबली। यानी सदर साहब जो हैं वो दोनों की कंसल्टेशन करेंगे, पीएम नहीं करेंगे। नहीं, इसमें वैसे मैं थोड़ा सा, चूंकि ये तो एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है, फरोख्त नसीम साहब ने सामने रखा है। प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल शहबाज शरीफ से कंसल्टेशन नहीं करेंगे, बिकॉज आई स्पीक फॉर प्राइम मिनिस्टर। अपोजिशन से मुशावरत यस, शहबाज शरीफ से मुशावरत नो। ये बड़ा बेहुदा बात है कि आप चोर से पूछ के कहें कि जनाब बताइए आपका थानेदार कौन होगा। अच्छा काजी साहब रुक यार, आप एक पेज तो कर लेते हैं। अल्लाह रसूल का बात, रुक जाए यार, मुझे भी थोड़ा सा। एक है लॉ मिनिस्टर कानून के फरोग नसीम, एक है हमारे दोस्त फवाद चौधरी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। वो कहते हैं पाबंद करेंगे, वो कहते हैं वो करप्ट आदमी मैं करूंगा। चोर का उन्होंने, चोर मतलब जो भी सख्त लफ्ज का। इस मुल्क में क्या ठीक होगा मुझे बताएं? 2 मिनिस्टर साथ कुर्सी पे कर रहे हैं और 2 बयानी हैं। 2 बयानी हैं। ये तो हो गया जैसे नवाज शरीफ और इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ का बयानिया। यार वो कह रहे हैं नहीं करेंगे, वो कहते नहीं करेंगे, वो तो करेंगे। तो फिर फेक न्यूज हम बटी साहब फेक न्यूज की बात करें, मैं हैरान हूँ गवर्नेंस की हालत। आज फिर वजीर जो तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के बदल गए। मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली याद है पिछले साल जब अपने चौहान साहब को जब फारिग किया, उनके पता क्या एग्जैक्ट लफ्ज़ थे कि यार ये ज़्यादती, इस तरह नहीं आपको निकालना चाहिए। बाय गार्ड आज हर चैनल पे उनका शॉर्ट चल रहा है कि इस तरह नहीं निकालना चाहिए। ये 2 दफ़ा एक बंदे, लेकिन उन्होंने खुद कहा मलिक साहब आपसे वादा है कुछ ऐसे कागज निकालूंगा, अगर मैं पर्दा नशी को बेपर्दा ना किया तो फिर मुझे पकड़े ना, क्योंकि इस फिलहाल उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। वो बहुत मजबूत हैं और मैं उनके टारगेट पे सीरियसली आप भी हम आपके साथ ही काम की। इतने कभी तर्जुमान बदलते थे पहले पाकिस्तान की हुकूमतों में, कोई 7वां-8वां बंदा पूरी वजूहात नहीं बताऊंगा, कुछ वजूहात होती हैं। वो पानी निकाले जा रहा था। अच्छा वो निकाले जा रहे हैं। कलसूम नवाज का भी निकला है जी, वो उन्होंने फिर वैक्सीनेशन लगवा रही है, क्योंकि मेरिट पे है, साफ चली नहीं आपके कागज बन गए कि मोहतरमा जो इस दुनिया से चली गई उनके आज उनको वैक्सीनेशन। किस किस्म की गवर्नेंस है? मुझे याद है मेरा दोस्त साबित ताहमी एक अखबार में हम होते थे, तो वो एक शनाख्ती कार्ड जो है ना, मुझे अब सही याद नहीं है, बहुत पुरानी बात है, तो मुर्दा बंदे का बनवा के ले आए थे। कोई ऐसी गल नहीं, आप कोई फ्रांस में तो नहीं पहुंच गए, फिर हमने आप उसी मुल्क में है, वतन अजीज में है जहाँ पे नया पाकिस्तान वैसे चलेगा बनना सी। तुसी यकीन कर ले, तुम्हारी मर्जी। मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूँ कि आप खुद ही तो कहते हैं तो बेवकूफ फिर हम हुए, हमने बिलीव किया ये कौम हुई जो एक ईमानदार पुरअमन हाकम के साहब वो जो हुआ शफाफ मुल्क चाहती है। कीमत तो हमने अदा की ना। मैं आज पढ़ रहा था इंटरनेशनल डाटा में, बटी साहब 1500 बादशाह हैं। जब आप एक खाली प्लाट में 50 वोट बन सकते हैं,
तो फिर क्या फर्क है मलिक साहब? इट इज इन द ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ आवर लवली लीडर। कीमत देखें ना, एक आदमी को धोखा देने पे जालसाजी होती है, जालसाजी पर्चा होता है 406 या कुछ का, तो पूरी कौम को धोखा देने के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। आईन उस पर खामोश है। नहीं जी, नहीं खामोश तो नहीं है, मगर इस तरह चल रहा है। कीमत देखिए, आप बता के करें 1500 1200 पे आ गए आपकी पर कैपिटा। फिर हाजिर होंगे कि हम इस जालसाजी के ऐद से बाहर निकलें और अच्छे दिन भी हैं इस दुआ के साथ। इजाज़त, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।